हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हमने अपनी अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है उसे स्टार्ट किया था उसके फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें हमने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। इससे पहले वाली वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से बेस लेवल आपका क्लियर हो जाएगा, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो हमने जो फर्स्ट वीडियो में कवर किया था वो अकाउंटिंग का मीनिंग और उसकी जो डेफिनेशन थी, उसका जो इंट्रोडक्शन था उसे हमने कवर किया था। थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। अकाउंटिंग जो हमने उस वीडियो में कवर किया था, मैं उसका एक सिंपल सा ओवरव्यू का मैंने ये मीनिंग लिखा है। कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन सो दैट ओनर्स कम्स टू नो अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये एक सिंपल सा मीनिंग है अकाउंटिंग का। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्या चीज़ होती है, सिर्फ एक चीज़ समझ लीजिए कि उसमें हम सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स रखते हैं बिज़नेस की हर एक ट्रांजैक्शन का। कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। और क्यों करते हैं वो रिकॉर्ड हम, ताकि हम अपने बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता कर सके कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। ये मीनिंग हम बहुत ही डीप में जाके हम फर्स्ट वीडियो में क्लियर आउट कर चुके हैं, और उसमें हमने क्लियर किया था उसका प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रोसेस भी होता है ये, और अगर इसमें एक दो पॉइंट्स और ऐड कर दिए जाए तो हम इसको एट्रीब्यूट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इंक्लूड करते हैं। उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जो ये है आई एम रेडी CS और CA। CA में हमें लास्ट में सिर्फ इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड करना है, एक्सचेंज करना है। ये छोटी सी एक सिंपल सी ट्रिक है हमारे सब्जेक्ट से ही रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, आई एम रेडी से R, CS एंड CA। ओके, तो आई से आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमें बुक में लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी। फिर उनको मेज़र करना है हमें मॉनेटरी टर्म्स में। उसके बाद हमें उनको रिकॉर्ड करना है एक बुक में, जिस बुक को हम जर्नल बोलते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम उनको क्लासीफाई करेंगे अलग अलग अकाउंट्स में, लेजर अकाउंट्स में, जैसे सेल्स का अलग, परचेज़ का अलग, वो मैं आपको पहले भी क्लियर करा चुकी हूँ। एंड नेक्स्ट हम उसमें समराइज़ करेंगे, जिसमें एक ट्रायल बैलेंस बनता है, जिसमें सारे जो सेल का जो लेजर था या फिर परचेज़ का जो लेजर था उनको वो समराइज़ करके ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। उसके बाद आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम एनालाइज करते हैं कि हमारे बिज़नेस में कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, और ये दो उसमें अकाउंट्स बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। राइट, लास्ट इसमें जो स्टेप था वो था कम्युनिकेशन, जो हम अलग अलग यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं सारे इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, ये हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो आप। इन्हीं जो वर्ड्स हैं इन्हीं से हमारी डेफिनेशन और मीनिंग बना है, और इन्हीं को हम करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, आर्ट एज वेल एज साइंस। जो अकाउंटिंग है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट है क्योंकि वो एक टेक्निक है जो हर किसी को नहीं आती, और साइंस कैसे है, क्योंकि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें ये वाला पॉइंट ऐड कर रहे हैं तो ये आपके करेक्टरिस्टिक्स भी बन जाते हैं। अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का, तो आपको ये प्रोसेस लिखना है, और ये सारा ऐसे लाइन वाइज ही चलेगा। पहले ये पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताए हैं उसी डायरेक्शन में ये चलेंगे। ओके, तो ये हमारा पिछली वीडियो का ओवरव्यू था, और जो आज की वीडियो में अब हम कवर करेंगे वो पहले तो करेक्टरिस्टिक्स ही हैं। जैसे मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर कराए हैं, उनको आप प्रोसेस में भी लिख सकते हो और करेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हो। बट इसमें ना आपकी बुक में अलग से स्पेसिफाई कर रखा कि क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब आप बोलोगे करेक्टरिस्टिक्स तो आपने मेरे को हमें पहले ही बता दिया, अब इसमें क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स में आपको इसका भी मीनिंग बता देती हूँ, तभी तो आपको समझ आएगा ना कि ये चीज़ें क्यों इंक्लूड की गई है। तो हम बिल्कुल बेस लेवल से चलेंगे कि इसका ही मतलब क्या होता है। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं भाई, जो हमने पहले मैंने अभी आपको बताए ना, वो सारे क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स थे। मतलब ये कि हम उनको मेज़र कर सकते हैं। राइट, सेल का है, परचेज़ का अकाउंट, जितने भी हम अकाउंट्स बनाए हम उनकी क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, उनको समराइज़ करते, तो वो सारा क्वांटिटी से रिलेटेड था। ये वाले करेक्टरिस्टिक्स है ना, ये क्वालिटी से रिलेटेड है। दैट मीन्स हम इनको मेज़र तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल्स के थ्रू इन पॉइंट्स को समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट इसका पॉइंट है रिलायबिलिटी।
ठीक है। अब रिलायबिलिटी में आप मेज़र कर सकते हो कि कितना रिलायबल है कितना नहीं है। मॉनेटरी टर्म्स में या फिर नंबर्स में तो आप मेज़र नहीं कर सकते ना कि एक रिलायबल है, दो रिलायबल है, नहीं। जब एक अकाउंट बना है बुक में, एक जर्नल बुक में एक लेजर का अकाउंट बना, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना एक गलत है दो गलत है, या एक सही है दो सही है। बट हम उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि रिलायबल है या नहीं है वो अकाउंट। अब रिलायबल का सिंपल मीनिंग क्या होता है? एबल टू बी ट्रस्टेड, राइट, और गुड इन क्वालिटी। हम जैसे बोलते हैं ना कि वो पर्सन रिलायबल है या नहीं, पता नहीं यार, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या पता नहीं। तो रिलायबल का मतलब ही वो होता है जिस पे हम ट्रस्ट कर पाएँ, एबल टू बी ट्रस्टेड और क्वालिटी में भी काफ़ी अच्छा हो। तो ये इसका जनरल मीनिंग है। ये इसमें कैसे अप्लाई होता है अकाउंटिंग में? रिलायबिलिटी इम्प्लाइज दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल। जो हम इंफॉर्मेशन उन रिकॉर्ड्स में, उन बुक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो फैक्चुअल होनी चाहिए और वेरीफाइबल होनी चाहिए। ये दो वर्ड्स इसमें आते हैं, ठीक है, फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल। फैक्चुअल मतलब फैक्ट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जितना भी जो भी उसमें फैक्ट्स इंक्लूड हैं वो सारे उसमें हमें लिखना होगा। वेरीफाई होने चाहिए, वेरीफाई जैसे इसी उसमें जैसे वो बोलते हैं ना कि करप्शन आ गया या घोटाला हो गया, वो यही चीज़ होती है। सपोज़ एक एम्प्लॉयर है, उसने फैब्रिक ख़रीदा, कपड़ा स्टिच करने के लिए, शर्ट, उनका ये बिज़नेस है। उसने कपड़ा ख़रीदा 10,000 रुपये का और उसने बुक में लिख दिया 15,000 रुपये का। वो 5,000 कहाँ गए? वो उसकी पॉकेट में गए ना, पर्सनल पॉकेट में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वेरीफाइएबल होना चाहिए। सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए साथ में। अगर हमने 10,000 रुपये का उसने फैब्रिक ख़रीदा है तो उसका बिल होना चाहिए, कैश मेमोज, बिल्स, उसका परचेज इनवॉइस, वो सारे हम उस बुक्स में अटैच करेंगे, तभी तो हमारा वेरीफाई हो पाएगा वो परचेज, राइट। तो जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली है वो रिलायबल भी होनी चाहिए, कि वो ट्रस्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेलिवेंस। रेलिवेंस का जनरल मीनिंग क्या होता है? रेलिवेंस का जनरल मीनिंग होता है रेलिवेंट, जैसे कि बीइंग क्लोजली कनेक्टेड और अप्रोप्रिएट। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली है बुक्स में, रिकॉर्ड की है, वो उससे कनेक्टेड भी होनी चाहिए हमारे बिजनेस से। अप्रोप्रिएट मतलब सही, अप्रोप्रिएट का मतलब है सही भी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि हमने नया बिज़नेस शुरू किया और उसके लिए हमने एक पार्टी थ्रो की, ठीक है। उस पार्टी में हमने डांस भी किया, तो मैंने आपको बताया था हम उसे लिख नहीं सकते अपनी ट्रांजैक्शन बुक में। तो वही चीज़ है, जब वो उससे रिलेटेड ही नहीं है तो हम उसको क्यों लिखें? हाँ, हम वो लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि फूड सर्व किया है तो उसका कितने अमाउंट पड़ा है, तो वो अमाउंट तो हम लिख सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो भी रेलिवेंट होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, एक टेक्निकल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनी इन प्रीवियस ईयर्स। ये हम रेट ऑफ डिविडेंड, कंपनी जितना भी डिविडेंड मतलब कि जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने उसके शेयर्स खरीदे हैं उस कंपनी के, उसको प्रॉफिट होने के बाद जो कंपनी के ओनर्स हैं वो उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, मतलब एक तरह से मुनाफा देते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन उनको अपनी बुक्स में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। वो किसके काम आएगी? इन्वेस्टर्स के काम आएगी। इन्वेस्टर्स को ये पता चलेगा कि हाँ भाई, अगर इस कंपनी को इतना प्रॉफिट होता है ना तो उसका इतना हिस्सा ये अपने इन्वेस्टर्स को देती है। फिर उसके बाद ही तो वो फोरकास्ट फ्यूचर डिविडेंड्स कर पाएंगे। मतलब फोरकास्ट मतलब आगे के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना कि हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। वो आप किस बेस पे सोचोगे? सपोज़ आपको किसी कंपनी में पैसा लगाना है, तो आप पहले ये देखोगे ना कि मैं अगर इसमें पैसा लगा रहा हूँ तो आगे मुझे कितना इसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो वो चीज़ तो आप पिछली चीज़ों से ही देखोगे कि पहले इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को कितना प्रॉफिट दिया है, राइट। तो फोरकास्टिंग फ्यूचर डिविडेंड्स इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम बुक्स में डालेंगे वो रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है, कनेक्टेड होनी चाहिए हर किसी चीज़ से। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम उसमें नहीं डाल सकते कि उठा के कुछ भी डाल दिया। अगर किसी का झगड़ा भी हुआ है कंपनी में, एंटरप्राइज में, किसी मैनेजर या एम्प्लॉय का, तो वो भी लिख दिया उसमें, वो चीज़ तो नहीं चलेगी ना। थर्ड इसमें जो पॉइंट आता है वो होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए, मतलब एक सिंपल और लॉजिकल फॉर्म में वो लिखी होनी चाहिए। जैसे कि हम यूज़र्स को भी इंफॉर्मेशन देते हैं, बट जो यूज़र्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको टेक्निकल लैंग्वेज नहीं आती बिज़नेस की, उनको बैलेंस शीट बनाना नहीं आएगा, उनको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट देखना नहीं आएगा, बट फिर उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए भाई कंपनी का क्या वो चल रहा है। तो जो भी हम उसमें इंफॉर्मेशन लिखेंगे उसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमें उसमें एक्सप्लानेटरी नोट्स लगाने होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया था, बैलेंस शीट होती है, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, तो उनका एक्सप्लेनेटरी नोट्स लिखे जाते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। अब जो लास्ट पॉइंट इसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है वो है कंपेरेबिलिटी, कंपेयर करना। अब ये चीज़ तो आपको जनरली पता है कि कंपेयर दो भी चीज़ों के बीच में किया जाता है, जो अब हमारे पास है उसके बीच में और जो पहले हमारे पास था उसके बीच में। तो बिज़नेस की करंट परफॉर्मेंस क्या चल रही है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या थी, ये हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयर करने के बाद आपको क्या पता चलता है, प्रॉफिट हुआ तो कैसे हुआ, मतलब उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, लॉस हुआ तो वो कैसे हुआ, उसका वीक पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें हमें कंपैरेबिलिटी में पता चल जाती हैं, और वो पता होने के बाद हम अपने एक्शंस ले सकते हैं उसमें चेंजेस करने के लिए, राइट। अगर लॉस हुआ है तो हमें वजह पता चल जाएगी, फिर हम उस लॉस की वजह से जो भी हमारी वजह है उसमें हम अपने एक्शंस लेके उसमें सुधार कर सकते हैं, रेमेडीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे, 4 पॉइंट्स थे, बहुत ही ईजी थे, आप इनको रीड आउट कर लीजिएगा। तो चलिए अब फटाफट से हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के, मतलब मकसद क्या है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग करता क्या है, मतलब अकाउंटिंग में होता क्या है, उसके मकसद क्या है, वो काम क्या करता है। तो पहला हम ऑब्जेक्टिव एक चीज़ देखिए, ऑब्जेक्टिव आपके सारे मीनिंग से निकल जाएंगे। आप पहले अपने माइंड में सोचिए, अपने आप से पूछिए कि अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हो तो आप उस बिज़नेस में अकाउंटिंग में क्या क्या करोगे, क्या आपके मकसद होंगे। आप अपने आप से पूछे तो खुद ब खुद आंसर निकल आएंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो पहले आप जो उसमें ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसका रिकॉर्ड करोगे ना। देखो पहला ऑब्जेक्टिव भी निकल गया, कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पहला तो काम यही होगा ना अकाउंटिंग का कि रिकॉर्ड करना है हमें सब कुछ। अब वो रिकॉर्ड करने के लिए ये देखिए, ये मेन पॉइंट्स हैं। अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये आता है तो ये मेन पॉइंट है, इसके अंदर भी आपको 2-3 लाइन्स लिखनी होंगी। तो मैंने इनके जो मेन पॉइंट्स के थे वो मैंने इसमें कुछ लिखे हुए हैं, आप उनको एक्सप्लेन करके अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स में लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। उसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि एक तो स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के, वो हम पढ़ चुके हैं कि पहले हमें उनको आइडेंटिफाई करना है, मेज़र करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, तो वो कुछ रूल्स होते हैं। फिर हमें अवॉइड करना है पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। ओमिशन का मतलब होता है भूलना, ठीक है। हमें कोई भी ट्रांजैक्शन भूलनी नहीं है। अगर आज हमने कुछ परचेज़ किया है, मान लो 5 रुपये का भी कुछ परचेज़ किया, तो हम उसे आज के आज हम अपने अकाउंट्स की जो जर्नल बुक है उसमें चढ़ा देंगे ताकि हम उसे भूलें ना। और कुछ फ्रॉड भी नहीं करना है। जैसे मान लो किसी एम्प्लॉयर ने फैक्ट्री के लिए ख़रीद लिया 5 रुपये का सामान, बुक्स में चढ़ा दिया 10 रुपये का सामान, ठीक है, तो वो चीज़ भी नहीं होगी। सेकंड पॉइंट, अब देखिए, अब हम क्यों अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्या मकसद है, ताकि हमें बिजनेस के बारे में पता चल जाए कि वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। तो ये आंसर देता है इस क्वेश्चन का ये वाला पॉइंट, हाउ मच परचेज, हाउ मच सेल्स, हाउ मच अनसोल्ड, हाउ मच एक्सपेंडिचर, कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। हमें रीजंस भी पता चलते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो वो क्यों हुआ, राइट। फोर्थ, हमें पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन का। देखो एक ही उसमें से अगर आप एक एग्जांपल अपने ऊपर लेके चलेंगे ना कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, तो उसी में से सारे पॉइंट्स निकलते आ जाएंगे, राइट। आपको ये भी पता चल जाएगा आपके बिज़नेस की क्या पोजीशन है, ठीक है, कितना उसमें प्रॉफिट चल रहा है, वो प्रॉफिट सफिशिएंट है भी या नहीं, कि जितना हम लगा रहे हैं हमें उतना मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। बिजनेसमैन को सिर्फ उसके फाइनेंशियल पोजीशन का नहीं पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि उसकी हेल्थ कितनी है बिज़नेस की। मतलब ये कि अगर हम उसमें 5% लगा रहे हैं तो कम से कम उसके ऊपर हमें 2% का तो रिटर्न मिले, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब आगे डिस्कस करते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट आता है उसमें क्या है, एसर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब लास्ट ईयर, जैसे मान लो 2020 में हमारा क्या पोजीशन था बिज़नेस का, 2022 में हमारा क्या पोजीशन है बिज़नेस का। तो ये चीज़ें हमें पता चलती रहती क्योंकि हमारे पास पुराने प्रीवियस रिकॉर्ड्स होते हैं, राइट। सारे रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे पास, और यही काम है अकाउंटिंग का, रिकॉर्ड करना, यही उसका मकसद है। 6 पॉइंट आता है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। एरर्स मतलब गलतियाँ, फ्रॉड्स मतलब धोखाधड़ी। इन चीज़ों के बारे में भी हमें प्रिवेंट भी करता है और बताता भी है, ठीक है। प्रिवेंट कैसे बताता, कैसे, मान लो मैनेजर ने तो चढ़ा दिया 10 रुपये का सामान आया, उसने लिया 5 रुपये का था,
वो कहाँ पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड होंगे सारे, उसमें कैश के जो बिल्स हैं, परचेज बिल्स हैं, इन्वॉइसेज हैं, वो सब होंगे, तो वो हमें एरर भी डिटेक्ट हो जाएगा, फ्रॉड भी डिटेक्ट हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें आता है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। जैसे पार्टीज़ कैसे जैसे ओनर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, इन्वेस्टर्स को चाहिए, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये नई टर्म्स आई नो, आगे पढ़ेंगे ये भी क्लियर आउट हो जाएंगी, ऐसी कोई नहीं है। क्रेडिटर्स हम लेनदारों देनदार को बोलते हैं, जो भी पैसा हमसे लेता है या जिसको हम पैसा देते हैं। ठीक है। बैंक हो गया, एम्प्लॉयज़ होगी, गवर्नमेंट होगी। तो ये कुछ पार्टीज़ थी जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए बिज़नेस के बारे में हमारे, और वो इन्फॉर्मेशन उनको कहाँ से मिलेगी, वही अकाउंटिंग के थ्रू मिलेगी। ठीक है। तो ये मेरी आज की वीडियो का टॉपिक था जो मैं क्लियर आउट किया है। आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।